आज मैंने पाठ संपादन की षड्विध पद्धतियां, वेरियस मेथड्स ऑफ क्रिटिकल टेक्स्ट एडिशन, इस विषय को चुना है। इस विषय को लेकर मैं इन संपादक के बारे में जो अद्यावधि अनेक पद्धतियां अमल में लाई गई हैं उसके बारे में उसका विवरण करूंगा और उसकी समीक्षा भी करूंगा। इन सारी पद्धतियों में क्या गुण पक्ष है, क्या दोष पक्ष है, इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो पाठ संपादन की समस्याओं का जो बाहुल्य है उस पर एक दृष्टिपात करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो किसी भी कवि, नाट्यकार या शास्त्रकार का स्वहस्तलेख हमारे सामने मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृत पाली प्राकृत भाषाएं बहुत प्राचीन काल से, अनादिकाल से प्रवर्तमान है और अनादिकाल से लिखे गए सभी ग्रंथ किसी न किसी रूप में हम तक संचरित होकर पहुंचे हैं। तो स्वहस्तलेख के अभाव में पांडुलिपियों के पाठ संपादन करना एक बड़ी चुनौती होती है। चुनौतियां क्या क्या है? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि ऑटोग्राफ नहीं है हमारे पास, नहीं तो ये समस्या ही नहीं होती। लेकिन ऑटोग्राफ नहीं होना, स्वहस्तलेख नहीं होना, वहां से बात शुरू होती है। बाद में कर्तृत्व भेद के कारण समस्या भेद होता है, यानी कहने की कोई एक ग्रंथ किसी एक व्यक्ति ने लिखा था, लेकिन कालांतर में परवर्ती काल के अनेक व्यक्तियों ने अपनी ओर से भी उस ग्रंथ का संस्कार किया है, उसका नया रूप दिया है। तो कर्तृत्व भेद के कारण भी समस्या भेद हो जाते हैं। उसी तरह से पाठ संचरण का इतिहास प्रायः अज्ञात है। We have no idea about the history of this text transmission. इस तरह से ये सारी पांडुलिपियां क्रमशः बनती गई, कहां से कहां किस प्रदेश में गई, ये सारी चीज हमको मालूम नहीं है। उसी तरह से पाठ संचरण के स्वरूप में भी बहुत वैविध्य दिखाई दे रहा है। किसी एक ही ढंग से, यानी केवल पांडुलिपि के लिखित माध्यम से ही ये पाठ हम तक पहुंचा है, ऐसा नहीं है। तो टेक्स्ट ट्रांसमिशन का स्वरूप भी बहुविध है। साथ साथ में लिपि भेद व लिप्यंतरण भी बार बार होता रहा है। मूल ग्रंथकार ने किसी एक लिपि में अपना ग्रंथ लिखा, लेकिन वही लिपि निरंतर अद्यावधि चली नहीं आ रही है। कोई भी लिपि ऐसी नहीं है कि जो 200-400 वर्ष के बाद बदली ना हो। 1000 वर्ष की बात तो आप भूल जाइए, 200-300 वर्ष पर्यंत भी लिपि का आकार अक्षुण्ण नहीं रहता है, अपरिवर्त्य नहीं, जिसके कारण एक पांडुलिपि से जब दूसरी पांडुलिपि बनाई जाती है तो लिपि भेद भी होता है और लिप्यंतरण भी होता रहता है, ट्रांसलिटरेशन भी होता है, रीराइटिंग भी होता है और लिप्यंतरण भी होता है। उपलब्ध पांडुलिपियां भी बहुत परवर्ती काल की है, यानी अधिक से अधिक 400 साल पुरानी पांडुलिपि मिल सकती है, उससे अधिक पुरानी नहीं है। ज्यादातर पांडुलिपियां 200-300 वर्ष पहले की हो सकती हैं, यानी मूल ग्रंथकार से दूर हटकर हम खड़े हैं। सहायक सामग्री भी की मिलती है, यानी जो उद्धरण वगैरह मिलते हैं प्राचीन ग्रंथों के, वो भी तुरंत के समय के नहीं हैं, बहुत बाद के हैं। तो पाठ वैविध्य के कारण पाठ संपादन की प्रविधि एवं सिद्धांतों में भेद होना, भेद करना
आवश्यक बन जाता है। इस मूल बात को हम ध्यान में रखेंगे। एक तो हमारी जो ग्रंथ राशि है और उन ग्रंथों में जो विविध तरह के पाठ है, यानी प्रतिपाद्य विषय का भी जो वैविध्य है, इनको देखकर और पाठ संचरण की विधि जो बहुविधता है उसको देखते हुए हमारी मेथोडोलॉजी भी बदलती जाती है और सिद्धांत पक्ष भी कुछ गहरी सोच मांग रहे हैं। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करनी चाहिए कि जो हमारी प्राच्य विद्या है, यानी इंडोलॉजिकल स्टडीज का जो नव जागरण हुआ, जैसे मैंने पहले दिन बताया था कि सर विलियम जॉन्स यहाँ कलकत्ता की हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनकर आया, लेकिन वो न्याय के व्यक्ति होने के साथ साथ साहित्य के, कला जगत के भी व्यक्ति थे। इसीलिए उन्होंने हमारे देश की संस्कृत भाषा सीखी और हिंदू लॉ जानने के लिए उन्होंने हिंदू लॉ जानने के लिए मनुस्मृति का अनुवाद किया और उसके बाद 1789 में अभिज्ञान शकुंतल का बंगाली पाठ का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसके कारण विदेशों में रहे विद्या प्रेमी बहुत सारे यूरोपियन स्कॉलर्स भारत की विद्या, प्राच्य विद्या के प्रति आकृष्ट हुए और सर विलियम जॉन्स की प्रेरणा से ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उसकी स्थापना की गई और साथ साथ में वहां पर एशियाटिक रिसर्चेस वॉल्यूम्स निकलने लगे। तो इस तरह से एक रेनेजा, एक नवजागरण का दिन शुरू होता है, नया सूर्योदय होता है और उसी के साथ साथ हमारी यानी भारत देश की पांडुलिपियों का विदेशों में निर्गमन भी शुरू हो जाता है और वहां इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में या बर्लिन में जो पांडुलिपियां पहुंची, वहां के विद्वानों ने उसको डिसाइफर किया और उसका संपादन करना शुरू किया। तो 1842 में आप देखिए, करीब करीब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रचना होने के बाद 50-60 वर्ष के अंतराल में ऑटो बॉथलिंग ने देवनागरी पांडुलिपियों के आधार पर वही अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का पाठ संपादित करके प्रकाशित किया। उसके बाद 1849 में मैक्स म्यूलर ने 12 पांडुलिपियां एकत्र की और ऋग्वेद संहिता का सायण भाष्य के साथ संपादन किया। उसकी प्रिफेस में पाठालोचन की जब हम बात कर रहे हैं तो पाठालोचन का भारतीय विद्या के साथ कब से संबंध शुरू होता है, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यह बात जानना बहुत जरूरी है। तो ऋग्वेद संहिता का सायण भाष्य के साथ जब संपादन किया तब उन्होंने समीक्षित पाठ संपादन के कुछ सिद्धांत भी बताए प्रस्तावना में, जैसे कि अशुद्धि और पाठांतर में भेद करना चाहिए, व्हाट इज स्क्राइबल एरर एंड व्हाट इज मीनिंगफुल वेरिएंट, सार्थक पाठांतर किसको कहा जाए और किसको लहिया की अशुद्धि कही जाए, उसमें विवेक करने की बात उन्होंने कही और ये भी बताया कि पाद टिप्पणी में केवल सार्थक पाठांतर को ही लिखना चाहिए, यानी जो ऑब्वियस सरल दृष्टि से समझ में आ जाए कि ये लहिया का अज्ञान या प्रमादजन्य स्खलन है, ये अशुद्धि उस तरह की है, तो उसको पाठभेद न मानकर उसको फुटनोट में नहीं लिखना है। उसी तरह से उन्होंने दूसरी एक बात ये भी बताई कि पांडुलिपियों का वंशवृक्ष सोचने के तर्क प्रस्तुत किए। पुरोगामी पूर्वज प्रतियों का पाठ कैसा रहा होगा जो आज मिलती नहीं है, तो वर्तमान में उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों के आधार पर जो वंशज प्रतियां हैं उसकी पूर्वज प्रतियों के पाठ का अनुमान कैसे किया जाए,
वंश वृक्ष कैसे बनाया जाए, उसके भी तर्क उन्होंने दिए थे। जैसे कि जिन पांडुलिपियों में एक समान अशुद्धि हो, उनकी पूर्वज प्रति एक समान रही होगी। अशुद्धि भी नदी के प्रवाह की तरह आगे से चली आती होती है, यानी पूर्वज प्रति में यदि अशुद्धि होगी, तभी ये अनुगामी काल में लिखी गई पांडुलिपि में वैसी अशुद्धि अवतरित हुई होगी। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि जिन पांडुलिपियों में एक समान लुप्तांश मिलते हैं, उनकी भी पूर्वज प्रति एक रही होगी। पुरोगामी पांडुलिपि में यदि कुछ अंश खंडित है, तो उस खंडित अंश को यथातथ रूप में अनुगामी पांडुलिपि में रखा जाता है। बिंदु बिंदु की लकीर बनाई जाती है कि यह पाठ लुप्त हुआ पाठ है, जिसको पतित पाठ ऐसा भी हमारे लहिया लोग नाम देते हैं। तो ऐसे लुप्तांशों के आधार पर या अशुद्धियों के साम्य के आधार पर पूर्वज प्रतियों के अनुमान की बात भी उन्होंने कही थी। द प्रैक्टिस ऑफ यूरोपियन एडिटर्स कैसी रही? पाठ संपादन के विषय में विदेशी विद्वानों की क्या पद्धतियां रही? तो ए प्रैक्टिस generally followed by Westerners is to reproduce either in footnotes or in appendices all the variations and blunders of the different codices they have at their command. विदेशी पाठ संपादकों के हाथ में उनके सामने जो भी पांडुलिपियां थी, उन पांडुलिपियों में पाए जाने वाले सभी सार्थक पाठांतर और सभी अशुद्धियां को वो पादटिप्पणी में चाहे तो परिशिष्ट में उपस्थित करने के पक्ष में थी। यानी पांडुलिपि के साक्ष्य को यथातथ रूप में कहीं न कहीं व्यवस्थित रूप में अरेंज करके वो प्रस्तुत करना चाहते थे। यानी वो कोई एक निश्चित पाठांतर को पसंद करके उसी को सामने प्रस्तुत कर देना वो ठीक नहीं समझते थे। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज्यादा महत्व देते थे या पूर्ण महत्व देते थे, इसीलिए उन्होंने ये मार्ग अपनाया था। Some European scholars are in favor of an intelligent discrimination between what are different readings and what are mere blunders of copyist. उनके सामने दूसरा पक्ष भी था। कोई कोई पाश्चात्य विद्वान ऐसा भी मानने वाला था, वो कहते थे कि नहीं नहीं, लहिया के अज्ञान एवं प्रमाद से जो स्खलन होता है, अशुद्ध पाठ आकारित होता है, उसके और सार्थक पाठभेद के बीच में हमें विवेक करना ही चाहिए। इंटेलिजेंट डिस्क्रिमिनेशन की बात उन्होंने कही। एक समझदारी के साथ उसके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। Other insist upon a faithful reproduction of even the most obvious and unquestionable mistakes. निश्चित रूप से जो लहिया की गलती है उसको भी वो एकदम सनिष्ठ रहकर, फेथफुल रहकर, सनिष्ठ रहकर पुनर्अपि प्रदर्शित करना चाहते थे। Max Muller has accepted the first option in his critical edition of the Rigveda with a सायन भाष्य। ये 1849 में यानी 1842 में ऑर्थो बॉटलिंग ने अभिज्ञान शाकुंतल का देवनागरी पाठ बनाया। उसके ठीक 7 वर्ष बाद मैक्स मुलर ने जब ऋग्वेद का संपादन किया, सायन भाष्य का संपादन किया, तो उन्होंने लिपिकारों की अशुद्धियां को फुटनोट में नहीं बताई है। तो यहां से हमारे देश में पाठ संपादन की गतिविधियां शुरू हो जाती है और गतिविधि शुरू होने के साथ साथ उसकी नियमावली भी धीरे धीरे आकारित होती जाती है, धीरे धीरे वो स्थापित होती जा रही है। उसके बाद महाभारत जब उनके अभ्यास का विषय बना, तो महाभारत की पांडुलिपियों से समीक्षित पाठ संपादन की भी एक एक्टिविटी शुरू होती है। उसका भी थोड़ा पूर्व इतिहास जान लेते हैं। 11वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट पेरिस में 1897 में
देखिए 1789 में शाकुंतल का पहला अंग्रेजी अनुवाद, ठीक 100 साल के बाद ये इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट मिलती है पेरिस में। उसमें विंटरनिस ने महाभारत की समीक्षित आवृत्ति की मांग की और 1899 में, यानी 2 साल के बाद, जब 12वीं परिषद मिली, इस कांग्रेस की परिषद मिली, तो उसमें संस्कृत एपिक टेक्स्ट सोसाइटी की स्थापना हुई। एक कॉन्क्रीट कदम बढ़ाया उन लोगों ने। और बर्लिन वियना में चंदा भी एकत्र किया जाने लगा, फंडिंग का कार्य शुरू हुआ। उसके बाद 1908 में हेनरिच ल्यूडर्स ने आदि पर्व के 67 श्लोकों की एक सैंपल रूप निदर्शात्मक क्रिटिकल एडिशन बनाई, जिसकी पादटीप में पाठांतर दिए थे तथा ब्रह्मा और गणेश का प्रक्षिप्त संवाद परिशिष्ट में रखा। एक मॉडल उन्होंने बताया। फिर भी कुछ इस कार्य में गति तो नहीं हुई, क्योंकि विश्व युद्ध आ गया, वर्ल्ड वॉर हो गई। तो विंटरनिस ने 20 वर्ष के बाद फिर वही मांग की कि भाई अभी तक हमने महाभारत की क्रिटिकल एडिशन नहीं बनाई है। अच्छा हुआ ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, विश्व युद्ध हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से यह यश, यानी महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बनाने का यश विदेशियों के हाथ में न गया, वो भारत के पास, भारत के भाग्य में लिखा था। इसीलिए भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा 1919 में वहां से शुरू करके 1954 के दौरान यह कार्य संपन्न किया गया, जिसमें श्री रामकृष्ण गोपाल भांडारकर जी ने पहली संतुलन पत्रिका में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वाचं ततो जयमुदीरयेत्, यह मंगल श्लोक लिखा। और बाद में कुल मिलाकर 60 ऐसे पंडित बिठाए गए, जिन्होंने देश के विभिन्न कोने से प्राप्त की गई सभी पांडुलिपियों के एक एक श्लोक को लेकर उसकी संतुलन पत्रिका बनाई। ये कितना भगीरथ कार्य था, कितना हरक्यूलियन टास्क था। आप थोड़ी कल्पना कीजिए कि 1 लाख श्लोक वाला महाभारत विपुल काय ग्रंथ, दुनिया की सबसे बड़ी किताब, और उनकी 300 से अधिक पांडुलिपियां, उन सब का संतुलन करना, कोलेशन करना, वो कितना गंभीर कार्य था, कितना बड़ा कार्य था। न केवल पांडुलिपियों की संख्या, न केवल मूल ग्रंथ के श्लोकों की संख्या, लेकिन कितनी सारी लिपियों में लिखी गई ये पांडुलिपियां थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो कार्य भी संपन्न हुआ। 1923 में, यानी देखिए कुल दूसरे 4 वर्ष के बाद, 1919 के बाद 4 वर्ष के अंतराल में नारायण बापूजी उडगीकर ने विराट पर्व की एक सैंपल रूप क्रिटिकल एडिशन बनाई, जैसे हेनरिच ल्यूडर्स ने बनाई थी 67 श्लोक वाली आदि पर्व की। उसी तरह से विराट पर्व की एक सैंपल रूप, स्पेसिमेन रूप एक क्रिटिकल एडिशन बनाई गई और भारत, यूरोप और अमेरिका के विद्वानों को वो प्रेषित की गई कि आप उस पर अभिप्राय दीजिए, आपके सजेशन दीजिए, आपके सूचन हमको दीजिए। लेकिन दुनिया भर के विद्वानों ने उसकी प्रशंसा की और उसी मॉडल पर कार्य आगे बढ़ा। तब जाकर डॉक्टर वी.एस. सुक्तंकर जी ने 1933 में आदि पर्वन की प्रथम समीक्षित आवृत्ति प्रकाशित की। यहीं से भारत देश ने एक निश्चित, दृढ़ ऐसा अंगद का पांव रख दिया कि हम भी पाठ संपादन कर सकते हैं। भारतीय विद्वत्ता ने अपना एक अविचल ऐसा पांव इस दिशा में रख दिया। उसकी प्रोलोगोमेनाटू महाभारत में वी.एस. सुक्तंकर जी ने एक प्रतिज्ञा वचन उच्चारा, ए क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, in the preparation of which all important versions of the great epic shall have been taken into consideration,
कि महाभारत की जो हम समीक्षित आवृत्ति बनाने जा रहे हैं, उसमें सभी महत्वपूर्ण रूपांतरण को, इस महाकाव्य के जो आर्ष महाकाव्य है, ग्रेट एपिक, उस आर्ष महाकाव्य के जितने भी महत्वपूर्ण वर्जन्स है यानी रूपांतरण है, उन सबको हमने ध्यान में लिया है। एंड ऑल इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स कोलेटेड, सभी महत्वपूर्ण पांडुलिपियों के पाठों का, पाठांतरों का हमने कोलेशन किया है, तैयार संतुलन पत्रिकाएं बनाई है। एंड टर्न टू अकाउंट, सबको हमने उद्धृत कर दिया है, लिखित रूप दे दिया है। सिंस ऑल डाइवर्जेंट रीडिंग्स ऑफ एनी इंपॉर्टेंस will be given in the critical notes printed at the foot of the page, this edition will for the first time, यह एक ऐसी प्रथम प्रकाशित आवृत्ति होगी कि जिसमें सभी विभिन्न प्रकार के परस्पर से विरुद्ध हो ऐसे सभी पाठांतरों को एक साथ एक ही पृष्ठ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। Render it possible for the reader to have before him the entire significant manuscript evidence for each individual passage. प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक आख्यान उपाख्यान के लिए जितने भी वैविध्यपूर्ण पाठांतर उपलब्ध है, वो सब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और उनके लिए जो मार्गदर्शक बने थे वो थे नीलकंठ। भारत भावदीप नाम की कमेंट्री लिखने वाले नीलकंठ ने एक शताब्दी पहले महाभारत की आवृत्ति, महाभारत के पाठों पर जो कमेंट्री लिखी थी, टीका लिखी थी, उस टीका लिखने से पहले उन्होंने एक पाठ संपादन किया था। उस पाठ संपादन का स्वरूप बताते हुए नीलकंठ ने ऐसे शब्द लिखे हैं, भाष्यकारादिभिर व्याख्यातान संप्रतितन पुस्तकेषु च स्थितान पाठान श्लोकांश्च गुणोपसंहार न्यायेन एकीकृत्य व्याख्यायते। देखिए पुरोगामी भाष्यकारों ने किस तरह से अमुक अमुक श्लोक को समझाए हैं, और संप्रतितन पुस्तकेषु यानी वर्तमान में उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों में जो भी पाठ है, जो जिस रूप में श्लोकावली मिल रही है, उन सब का अवलोकन करके गुणोपसंहारण, ऐसे यहां से जहां से जो अच्छा पाठ मिला उसका ग्रहण करके, यानी इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स का एक विचार उनके मन में भी था। गुणोपसंहार न्यायेन एकीकृत्य, सबको मिलाकर मैंने पहले महाभारत की एक संपादना, पाठ संपादना कर ली है, उस पर मैं अब व्याख्यान करने जा रहा हूं। इस स्थिति में एक भी पाठ परंपरा शुद्ध या स्वतंत्र नहीं रह पाई है। कमेंटेटरों ने अपने समय के अलग अलग प्रदेशों से प्राप्त किए पांडु ग्रंथों का एकीकरण कर दिया था, सबको मिलाकर एक नई टेक्स्ट बनाकर उस पर कमेंट्री लिखी है। तो नीलकंठ की टीका में प्रतिबिंबित होने वाला जो महाभारत है, उसमें सारे भारत का प्रतिनिधित्व मिल जाएगा आपको। इसीलिए एक भी पाठ परंपरा शुद्ध या स्वतंत्र नहीं रह पाई थी। अतः ऐसा प्रयास किया गया है कि जो पूरे भारत को मान्य हो, ऐसी समीक्षित आवृत्ति बनानी चाहिए, क्योंकि नीलकंठ ने यही अप्रोच रखा था, परंपराओं का प्रतिनिधित्व हो जाए। जैसे टीकाकार ने भी अलग अलग प्रदेशों के सभी पाठों को ध्यान में लिए थे, उसी तरह से हमने भी सारे देश विदेशों से महाभारत की सभी पांडुलिपियां एकत्र करके सबका प्रतिनिधित्व यहां प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसी तरह से रामायण का भी बाद में बड़ोदरा की ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा के द्वारा कार्य हुआ। तो दोनों आर्ष महाकाव्यों के समीक्षित पाठ संपादन का लक्ष्यांक क्या था, सूत्र रूप से संक्षेप में बताया जाए तो, यद्यपि दोनों आर्ष महाकाव्यों का समीक्षित पाठ संपादन वंशवृक्ष पद्धति से किया गया है, पद्धति के बारे में हमने गत दिन पूरा व्याख्यान आपको दिया है, किंतु दोनों में यथाशक्य प्राचीनतम पाठ को ही प्रतिष्ठापित किया गया है। जैसे कि रामायण के विषय में हमने देखा था
कि दाक्षिणात्य वाचनों को अधिक श्रद्धेय मानकर, क्योंकि उसमें आर्षपाठ सुरक्षित रहा था, इसीलिए दाक्षिणात्य पाठ को मूल पाठ या अधिकृत पाठ के रूप में प्रतिष्ठापित किया और उत्तरी वाचना के पाठांतरों को फुटनोट में डाले। लेकिन उससे विपरीत महाभारत के संदर्भ में हमने देखा था कि उसमें जहां शॉर्टर वर्जन चलता है, ऐसे उत्तर भारत की वाचना को प्रतिष्ठापित किया गया, उसको मूलगामी या प्राचीनतम पाठ माना गया और दक्षिण भारत की पांडुलिपियों में मिलने वाले पाठभेद फुटनोट में रखे गए हैं। तो समीक्षित पाठ के लिए भी यही मौलिक पाठ होगा, ऐसा दावा नहीं किया गया है। उन लोगों ने सारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला और यथासंभव प्राचीनतम, वो चाहे लघु पाठ के नाम पर प्राचीनतम हो या आर्षपाठ के रूप में प्राचीनतम हो, उसी को पुनः प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया है। ये हमारे दो महाकाव्य, दो आर्ष महाकाव्य की जो क्रिटिकल एडिशन बनी है, उसका हार्द यहां पर है। ओल्डेस्ट टेक्स्ट है वहां पर, लेकिन ओल्डेस्ट के नाम पर रामायण में है आर्षपाठ जहां सुरक्षित है एज इज साउथ इंडियन रिसेंशन, और ओल्डेस्ट टेक्स्ट के नाम पर जो शॉर्टर वर्जन है उत्तर भारत का, वो महाभारत में हमने प्रमोट किया है, उसको पुरस्कृत किया है। और क्रिटिकल एपरेटस पाद टिप्पणी में सभी उपलब्ध पाठ परंपराओं का प्रतिबिंब दिया है, सभी पांडुलिपियों का विवरण दिया है, फुटनोट में सब पाठांतर दिए हैं। इस तरह से हमने हमारे दो महाआर्ष काव्यों की क्रिटिकल एडिशन बनाकर, समीक्षित आवृत्ति बनाकर अपना यश चिरंजीव कर लिया कि भारतीय विद्वत्ता भी इतने बड़े महान कार्य को कर सकती है। Two leading canons for these critical editions. दो प्रमुख अधिनियम का इन आर्ष महाकाव्यों की क्रिटिकल एडिशन में परिपालन किया गया है। जैसे कि फॉर द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द रामायण, lectio difficilior means prefer the harder reading, जो कठिन पाठ हो उसको पसंद किया जाए। इस सूत्र को लेकर पाठ संपादन किया। जो कठिन पाठ यानी समझने में थोड़ा मुश्किल है, जो दुरूह है, क्योंकि वो आर्ष पाठ है, ऋषि प्रणीत पाठ है, पाणिनि से नहीं भी सम्मत हो सकता, बहुत पुरानी संस्कृत में लिखा गया पाठ है। दैट रीडिंग विच शोज आर्केइक फॉर्म इज मोर प्रेफरेबल, ये उनका सूत्र रहा रामायण के संपादन के समय पर। सुबोध एवं व्याकरण सम्मत पाठांतर की अपेक्षा से जो आर्ष एवं कठिन पाठ हो, उसी को पहला वर्णीय पाठ मानना उचित होगा, ऐसा मानकर रामायण को बनाया। महाभारत के संदर्भ में फॉर द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत, टेक्सास सिंप्लिसियर is earlier than the Texas Ornithier, यानी shorter version is more preferable than the longer version। अलंकृत एवं बृहत पाठ की अपेक्षा से जो लघु पाठ हो वही प्राचीनतम पाठ हो सकता है, ऐसा मानकर महाभारत में उत्तरी वाचना के पाठ को प्रतिष्ठापित किया गया है। तो समग्र देश की प्रतिनिधिभूत पांडुलिपियों को लेकर वंश वृक्ष पद्धति से किया गया यह हमारा पाठ संपादन था। 2 पॉइंट महत्व के हैं। समग्र देश की प्रतिनिधिभूत सभी पांडुलिपियों को लिया गया और वंश वृक्ष पद्धति, सिस्टेमेटिक टेक्स्ट एडिटिंग, इस पद्धति से काम लिया गया है। अब उत्तरवर्ती काल में रामायण महाभारत की क्रिटिकल एडिशन बन जाने के बाद एक मार्गदर्शक 2 क्रिटिकल एडिशन हमारे सामने रही। तब जाकर उत्तरवर्ती काल में क्या अपेक्षित था और क्या हुआ। तो उत्तरवर्ती काल में हुए सामान्य निरीक्षण ऐसा है, कॉमन ऑब्जर्वेशन मेरा ऐसा है कि महाभारत एवं रामायण की समीक्षित आवृत्तियों में जिस तरह से समग्र देश की पांडुलिपियों का विनियोग करते हुए संपादन कार्य किया गया था, उसी तरह से परवर्ती काल में
शायद किसी भी ग्रंथ का समीक्षित पाठ संपादन नहीं हुआ था। कुछ अपवाद है दो चार, जिसमें से मैं प्रमुख रूप से डॉक्टर डी कुशाम्बी जी, जिन्होंने 1848 में और वीएस सुक्तंकर जी के साथ वो बार बार जाकर परामर्श भी करते थे, उन्होंने भर्तृहरि के नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, इन 3 शतक त्रय का क्रिटिकल एडिशन बनाई। 150 से ज्यादा पांडुलिपियां उन्होंने सारे देश में से विभिन्न लिपियों में लिखी गई पांडुलिपियां एकत्र की है। ये महाशय वैसे बंबई में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे, वीएस सुक्तंकर जी भी गणित शास्त्र के प्रोफेसर रहे, लेकिन चूंकि कोशाम्बी, डी कोशाम्बी जी के पिता स्वामी धर्मानंद कोशाम्बी जी थे, जो बौद्ध मतावलंबी हो गए थे, उनके सुपुत्र रहे, तो उन्होंने उस समय पर बंबई और पुणे के बीच में बार बार आवागमन करके वीएस सुक्तंकर जी के मार्गदर्शन के साथ साथ भर्तृहरि की शतक त्रय का भी क्रिटिकल एडिशन बनाई। इसमें सारे देश की पांडुलिपियों का प्रतिनिधित्व मिलता है। उसी तरह से 1954 में एसके डे सर ने साहित्य अकादमी दिल्ली से जिसका प्रकाशन हुआ है, उस मेघदूत की क्रिटिकल एडिशन में ये सारी सामग्री इस रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये 2-3 अपवाद है कि जहां पर सारे देश की सभी लिपियों में लिखी गई, सभी प्रदेशों की प्रतिनिधिभूत पांडुलिपियां लेकर कुछ संपादन कार्य हुआ है, लेकिन सबका ऐसा नहीं हुआ। उदाहरणतः सबसे पहले हमारे महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल की बात करें, जो सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, सर्वोत्तम काव्य है पूरे संस्कृत साहित्य का, उसकी क्रिटिकल एडिशन बनाने के लिए ये रामायण महाभारत की स्टाइल पर काम नहीं हुआ। ऐसा हुआ तो 5 तथाकथित वाचनाएं प्रकाशित हुई है, सो कॉल्ड रिसेंशन निकाली। दाक्षिणात्य वाचना के नाम पर अलग, मैथिली वाचना के नाम पर अलग, देवनागरी के नाम पर 3 बार प्रयास, एक ऑटो बॉटलिंग, बाद में मॉनिर विलियम्स, तीसरी आया प्रोफेसर बीएन पाटणकर और वर्तमान में प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। एक ही देवनागरी के संस्करण हम निकालते गए, किंतु किसी भी संपादक ने समग्र देश की विभिन्न लिपियों में लिखी गई शताधिक पांडुलिपियां एकत्र करके उनका समीक्षित पाठ संपादन करने का उपक्रम अभी तक नहीं किया है। उसी तरह से नाट्य शास्त्र, जो भी हमारा भारत का एक अद्भुत ग्रंथ है, सभी कला जगत का जिसमें समावेश हुआ है, संगीत शास्त्र है, शिल्प शास्त्र है, नृत्य शास्त्र है, छंद शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, उसमें क्या क्या नहीं है। नाट्य तो एक ऐसी अद्भुत चीज है, नसा विद्या नसा कला अस्मिन् नाट्ये न दृश्यते तत्तत् शिल्पम नसा कला इत्यादि वाला जो श्लोक है, तो नाट्य शास्त्र तो सभी कलाओं का संगम स्थान है, महासमुद्र है, लेकिन उसकी भी समीक्षित आवृत्ति अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। बंबई से निर्णय सागर प्रेस ने किसी 2 पांडुलिपि को लेकर प्रकाशन कर दिया, बाद में काशी के विद्वानों के हाथ में 2 पांडुलिपि आई, उन्होंने उसका प्रकाशन कर दिया। वो प्रतीक्षा करते रहे बलदेव उपाध्याय इत्यादि कि उसकी प्रिफेस कभी न कभी गोपीनाथ कविराज जी महामहोपाध्याय लिखेंगे, लेकिन वो नहीं लिख पाए, यानी कोई प्रकाश ही नहीं पड़ा नाट्य शास्त्र की पाठ परंपरा के बारे में। उसी तरह से बड़ौदा के द्वारा जो कार्य हुआ साउथ इंडिया की मलयालम मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर, वहां पर नाट्य शास्त्र के नाम पर सही कहा जाए तो अभिनव गुप्त की टीका की समीक्षित आवृत्ति बनाने का उपक्रम रहा। टोटल नाट्य शास्त्र के पहले पाठोद्धार की बात जो होनी चाहिए, जो मूल ग्रंथ था, उस पर ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण जिस श्लोक को लेकर टीका लिख रहे हैं उसी टाइप का श्लोक ऊपरी भाग में शायद कहीं कहीं पर नहीं भी है, दोनों में अंतर पड़ता है। यानी नाट्य शास्त्र की समीक्षित आवृत्ति नहीं बनी बड़ौदा के द्वारा। और वर्तमान में इंदिरा गांधी
नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA द्वारा की जो वाराणसी की शाखा है, उसमें जो प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी के संपादकत्व में कार्य हो रहा है, वहां पर नेवारी पांडुलिपियां 8 नेवारी पांडुलिपियां एकत्र करके नेवारी संस्करण निकाला जा रहा है। और अभी अभी उन्नी सर ने, प्रोफेसर NP उन्नी जी ने, जो पहले मलयालम लिपि में छपा हुआ नाट्यशास्त्र था, उसका एक देवनागरी रूपांतरण चिन्मयानंद फाउंडेशन एर्नाकुलम के द्वारा प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से कुल मिलाकर 5 संस्करण निकले नाट्यशास्त्र के। साथ में लेकर उसकी क्रिटिकल एडिशन बनाने का उपक्रम अभी नहीं हुआ है। कहीं पर सर्वांगीण सामग्री का विनियोग नहीं दिखाई देता है। सब अलग अलग दिशा के छोटे छोटे कार्य कर रहे हैं। तो 2 बड़े मानक क्रिटिकल एडिशन हमने बनाए, रामायण महाभारत, लेकिन पश्चातवर्ती समय में इतना भगीरथ प्रयास नहीं दिख हुआ। अब व्हाट द वर्ड क्रिटिकल डिनोट्स, ये क्रिटिकल एडिशन हम बोले जा रहे हैं, समीक्षित आवृत्ति, लेकिन समीक्षित शब्द का अर्थ क्या है? द वर्ड क्रिटिकल एडिशन बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ टेक्सुअल क्रिटिसिज्म। ये पाठालोचना के विषय कार्यक्षेत्र में चलने वाला ये शब्द है, क्रिटिकल एडिशन। तो इट डिस्क्राइब्स या डिपिक्ट ए रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, क्वेश्चन मार्क। क्या ऐतिहासिक दस्तावेज का हम क्रिटिकल एडिशन के नाम पर निरूपण करते हैं? दूसरा प्रश्न, डिपिक्ट द ओरिजिनल स्टोरी लाइन। क्या हम समीक्षित आवृत्ति के नाम पर मूल कथानक को रेखांकित करते जा रहे हैं? क्या डिपिक्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट, क्या हम समीक्षित आवृत्ति के नाम पर मूलगामी पाठ का प्रतिष्ठापन कर रहे हैं? या डिस्कवर द सोशल कस्टम्स इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन सामाजिक रीति रिवाज को हम खोज रहे हैं? आर वी डिस्कवरिंग द मैजेस्टी ऑफ ओरल लिटरेचर, क्या हम समीक्षित आवृत्ति के नाम पर मौखिक साहित्य की भव्यता की खोज कर रहे हैं? या आर वी क्रिएटिंग ए स्टेबिलाईजेशन अमंग द अवेलेबल टेक्स्ट, यानी उपलब्ध पाठों का हम स्थिरीकरण करना चाहते हैं? तो हाँ, ये जो 6 विकल्प आपके सामने रखे हैं कि क्रिटिकल एडिशन से हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें तीसरा और छठा प्रश्न जो उठाया है वो हमारा उत्तर है। नंबर 3 and 6 come close to what a critical edition is. मूलगामी यानी प्राचीनतम, शास्त्रकार को या कवि को अभिष्ट हो ऐसे पाठ का हम प्रतिष्ठापन करते हैं। और अभी नई बनने वाली पांडुलिपियों में कई नए पाठ भेद घुस न जाए, अभी भी परिवर्तन की परंपरा बनी न रहे, इसलिए हम उसको स्टेबलाइज भी करना चाहते हैं। उपलब्ध पाठों का हम स्थिरीकरण करना चाहते हैं। दिस इज द गोल। All other numbers are not connected with the issue of critical addition. पाठ संपादन के लिए क्या क्या जानना आवश्यक है? तो भारतवर्ष में आरंभिक काल में जिन 2 ग्रंथों का समीक्षित पाठ संपादन का कार्य हुआ, किंतु वे दोनों ही ग्रंथ प्रोक्त यानी नित्य परिवर्तनशील प्रकार के ग्रंथ थे। अतः उनके ही मार्ग पर एवं उनके ही सिद्धांतों पर चलकर अन्य सभी ग्रंथों का पाठ संपादन सही नहीं होगा। ध्यान दीजिए, जो ग्रेट एपिक्स के लिए, आर्ष महाकाव्यों के लिए समीक्षित पाठ संपादन के नियम बनाए, जो गतिविधियां हमने की, वो सर्वकाल के रूप में, अपरिवर्त्य रूप में हमारे मार्गदर्शक नहीं बन सकते हैं। यद्यपि उनके मार्ग एवं सिद्धांतों में से बहुत कुछ सार्वत्रिक एवं वैश्विक कोटि के है, तथापि कुछ कुछ ग्रंथों में उनका यथातथ अनुसरण नहीं किया जा सकता है। यह मेरी सोच है। एवंच इतने वर्षों के बाद कुछ नया चिंतन करना
नई दृष्टि को उपस्थापित करना चाहिए और साथ साथ में आधुनिक टेक्नोलॉजी की सुविधाओं का भी हमें उठाना चाहिए। जिस रूप में महाभारत की 1,00,000 श्लोक वाली कृति की संतुलन पत्रिकाएं बनाई गई, वो जो मैन्युअली काम हुआ उस रूप में हम नहीं चल पाते पाएंगे, क्योंकि अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज एट आवर डिस्पोजल। क्या करेंगे? पांडुलिपियों की संख्या, पाठ का प्रकार एवं पाठ संचरण की विधा, ये 3 चीज हमें ध्यान में लेना है। आप जिस ग्रंथ की समीक्षित आवृत्ति तैयार करना चाहते हो, वह ग्रंथ केवल एक ही पांडुलिपि में उपलब्ध होगा अथवा एकाधिक यानी शताधिक पांडुलिपियों में उपलब्ध होगा। किस परिस्थिति से आपको जूझना है, उस परिस्थिति का ये मैं वर्णन करने जा रहा हूं। केवल एक ही पांडुलिपि मिलेगी या शताधिक मिलेगी, एक परिस्थिति। दूसरी बात ध्यान में लीजिए, संस्कृत पाली प्राकृत ग्रंथों के पाठों का स्वरूप बहुविध दिखाई दे रहा है, सब में एक समान पाठ नहीं है, वैविध्य वाला पाठ है। तीसरा बिंदु, इन ग्रंथों के पाठ संचरण का इतिहास प्रायः अज्ञात है, केवल अनुमान गम्य है। किस तरह से ये पांडुलिपियां बनती बनती हम तक पहुंची हैं, बीच में क्या हुआ, टेक्स्ट ट्रांसमिशन का इतिहास हम नहीं जानते। हाँ, अनुमान से हम थोड़ी कल्पना कर सकते हैं। इन तीनों को ध्यान में लेकर पाठ संपादन की विधि का स्वरूप निर्धारित हो सकता है। मेथड ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एक्सटेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्स्ट ट्रांसमिशन। तो मैंने ऐसा सोचा है कि संस्कृत साहित्य को कैसे पाठ वैविध्य की दृष्टि से समझाया जाए और उस पाठ वैविध्य के साथ पाठ संचरण का भी वैविध्य है, वो कैसे आपके सामने रखा जाए। तो ये हमारे भारत देश का यशस्वी तिरंगा झंडा ही मैंने यहाँ बैकग्राउंड में रख दिया। ये पूरा भारतवर्ष इस तरह से अपनी ज्ञानोपासना करता रहा है। जैसे कि हमारे पास एक दृष्ट साहित्य है, ऋषि मुनियों ने वेद मंत्रों के दर्शन किए। ये साहित्य ऐसा है जिसको हम अपौरुषेय कहते हैं, अकर्तृक रचनाएं हैं, किसी व्यक्ति विशेष ने उनको लिखा नहीं है। तो मंत्र संहिता है जिसमें ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आएगा। इस प्रकार के पाठ का संरक्षण और पाठ संचरण अद्यावधि नियंत्रित स्वरूप में हुआ है, यानी वो पाठालोचना के कार्यक्षेत्र से बाहर का है। दूसरे प्रकार का जो पाठ है वो है प्रोक्त साहित्य, यानी अनेक कर्तृक रचना, मल्टी ऑथरशिप वाली रचनाएं, जिसमें रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराण, नाट्य शास्त्र, स्मृति ग्रंथ, आयुर्वेद, नाट्य शास्त्र, सबका समावेश होता है। क्योंकि कहने के लिए वो वाल्मीकि कृत रामायण है, कहने के लिए व्यास का महाभारत है, कहने के लिए भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, लेकिन जैसे ही हम उसमें दृष्टिपात करते हैं तो अनेक हाथों से लिखे हुए, अनेक कालखंड में लिखे गए अलग अलग स्वरूप वाले चैप्टर्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये नित्य परिवर्धनशील पाठ संचरण है। जैसे जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पाठ आगे जाता है तो उसमें कुछ नए प्रक्षेप श्लोक डाले जाते हैं, कुछ नए चैप्टर्स जोड़े जाते हैं। प्रवचनेन उक्तम इति प्रोक्तम, इसीलिए उसको प्रोक्त साहित्य कहा है। एक है कृत साहित्य, यानी एक कर्तृक रचनाएं, सिंगल ऑथरशिप वाली रचनाएं, जिसमें पूरा काव्य, पूरा नाटक, भाष्य ग्रंथ, टीका टिप्पण आदि का समावेश होता है। इनकी पांडुलिपियों की जो धारा बनती है वो अनियंत्रित रूप से उसका पाठ संचरण होता है, क्योंकि उसमें न कोई धार्मिक व्यवस्था रही, वाचक को रहे, न ओरल ट्रेडिशन, कंठस्थीकरण की प्रक्रिया रही, केवल लिखकर वो आगे बढ़ा है। इसीलिए अनियंत्रित रूप में उसका पाठ संचरण दिखा जाता है।
चौथा साहित्य है श्रुत साहित्य, सुना हुआ साहित्य। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को गांव-गांव में घूमकर धर्मोपदेश किया। तो उनका ये साहित्य प्रथम क्षण पर उच्चरित था। उन्होंने कभी भी कलम कागज उठाकर लिखकर अपना धर्मोपदेश नहीं दिया है अपने शिष्यों को। वो केवल मेमोरी से याद किया गया स्मृत साहित्य कहा जा सकता है। सुना हुआ साहित्य, कंठस्थ किया हुआ साहित्य, जो शुरुआत के वर्षों में नियंत्रित रहा, लेकिन कालांतर में जैसे ही वो ग्रंथस्थ हुए, जैसे ही वो लिपिबद्ध हुए, वैसे ही उनमें उनके पाठों में भी गिरावट आई, प्रविष्ट हुए और भाषा का कलेवर भी बदलता गया। जैसे अर्धमागधी से शौर सैनी से महाराष्ट्री इत्यादि इत्यादि। और पांचवा साहित्य है वो उत्कीर्ण साहित्य, पत्थर या धातु पर खुदा हुआ, जिसको प्रेरक कर्तृक रचना कहेंगे। किसी राजा की प्रेरणा से उसको खुदवाए गए हैं, जिसमें स्तंभलेख, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि का समावेश होता है। वो भी शुरुआत में राजा के किसी मंत्री या उसके अधिकारी के द्वारा जब कोई शिल्पी उसको उत्कीर्ण करता है तो उसका नियंत्रण करने के लिए वहां खड़ा रहता है, लेकिन बाद में वो अकस्मात ग्रस्त होते हैं, बिजली गिरती है, भूकंप होता है। तो ऐसे कारणों से उसके मूल पाठ में भी गिरावट आती है। तो दृष्ट साहित्य को छोड़कर बाकी सभी प्रकार का साहित्य हमारे लिए पाठालोचना का, पाठ संपादन का विषय बनता है। और उसके पाठ संचरण की विधा भी भिन्न भिन्न है। जैसे रामायण महाभारत की पाठ संचरण परंपरा है, उसी रूप में एक कर्तृक रचनाएं नहीं आई है। और इन दोनों से पृथक ये जो श्रुत साहित्य है वो तीसरी परंपरा में प्रवाहित हुए हैं। तो आप देखिए कि पाठ संचरण की विधा भिन्न होने से पाठ भेद की समस्या में भी भेद होता है। सबकी पाठ भेद की समस्या एक समान नहीं है। इसीलिए पाठ संपादन की षड्विध पद्धतियां अभी तक हमारे पुरोगामी विद्वानों ने जो जो प्रयास किए हैं समीक्षित आवृत्ति बनाने के, उनमें एक तरह तरह की मेथोडोलॉजी, तरह तरह के सिद्धांत को अमली बनाए गए हैं। पहला है मेजोरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल, यानी बहुसंख्यक पांडुलिपियों के समान पाठ को संदोहन पद्धति से संपादित किया जाए। दूसरी पद्धति है प्राचीनतम पांडुलिपि के पाठ को संपादित किया जाए, यानी द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल को माना जाए। तीसरा अप्रोच ऐसा भी विकसित हुआ कि सर्वोत्तम पांडुलिपि के पाठ का संपादन किया जाए, यानी कोई कोई पाठ संपादक ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी पांडुलिपियां तो मिलती है, लेकिन मैंने उनमें से जो उत्तम सुंदर पांडुलिपि थी, द बेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसको उठाकर उसका पाठ संपादित किया है। ये तीसरा अभिगम हुआ। इन तीनों अभिगमों में तथ्यांश होते हुए भी उनमें गर्भित रूप से कोई न कोई तर्कदोष छिपा हुआ है। पूर्ण रूप से ये अनुगमनीय, अनुसरणीय ये सिद्धांत नहीं है। ये तीन क्या उसमें तर्कदोष है, उसका हम आगे चलकर निरूपण करेंगे। चौथी पद्धति है प्रतिलेखन पद्धति से पाठ संपादन, यानी कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग। जहां एक ही पांडुलिपि मिलती हो वहां क्या किया जाए, उसके लिए क्या सिद्धांत, क्या नियमावली होगी। पांचवा है मधुकर वृत्ति से किया गया पाठ संपादन, जिसको इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स या इक्लेक्टिक टेक्स्ट एडिटिंग कहते हैं। जहां एकाधिक पांडुलिपियां है और आप मधुकर वृत्ति से, ये शब्द स्वयं स्पष्ट है, निगद व्याख्यात है, जहां से जो अच्छा मिल गया उसको आपने चुन लिया। तो ये पांचवा अभिगम है पाठ संपादन का। छठा अभिगम है वंशवृक्ष पद्धति से किया गया पाठ संपादन, यानी स्टेमेटिक टेक्स्ट एडिटिंग जिसको कहते हैं, या जीनियोलॉजिकल ट्री बनाने की जो बात है, जहां एकाधिक और शताधिक पांडुलिपियां मिलते हैं वहां पर उसका अमल होता है। अब उसका हम विस्तार से निरूपण करेंगे।
मेजोरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल में क्या होता है, किसी एक ग्रंथ की उपलब्ध हो रही शताधिक पांडुलिपियों में से जिस पाठांतर को एवं जिस पाठ्यांश को बहुसंख्यक पांडुलिपियों का समर्थन मिलता हो, उस पाठांतर या उस पाठ्यांश को मूलगामी पाठ मानकर किया गया संपादन। इस अभिगम में सत्यांश है, सत्य का अंश, पूर्ण सत्य नहीं है। किंतु इस पद्धति में बहुसंख्यक पांडुलिपियां कितनी पुरानी है वह नहीं देखा जाता है, यानी टाइम फैक्टर को हम भूल जाते हैं। इस दृष्टिकोण में साक्षियों का संख्या बल निर्णायक बन जाता है, जो कदाचित भ्रामक भी होगा। जैसे न्यायालय में बहुत सारे साक्षी आकर कहते हैं कि फलाना फलाना ने खून नहीं किया है, केवल एक व्यक्ति कहता है कि नहीं उसने ही खून किया है, तो वहां पर न्यायाधीश साक्षियों की संख्या पर कोई निर्णय नहीं देते हैं, उसके साथ आनुषंगिक रूप से कुछ अन्य प्रमाण भी मांगते हैं। इसीलिए हो सकता है कि बहुसंख्यक पांडुलिपियां परवर्ती काल की होगी और प्राचीनतम पांडुलिपि के पाठ की हम उपेक्षा भी अनजाने कर देंगे, यानी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भूल जाएंगे। परवर्ती काल की भी पांडुलिपियां बहुसंख्यक होगी तो उसको हम उजागर कर देंगे, समीक्षित आवृत्ति के नाम पर प्रकाशित कर देंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। तो समय की कि आज उपलब्ध होने वाली पांडुलिपि के आधार पर हम अतीत में क्या लिखा था और मूल कवि ने क्या लिखा था, एक इतिहासानुक्रम से हम अतीत में जाने की जो कोशिश करने की बात कर रहे हैं, उसका परिपालन नहीं होगा। जब मेजोरिटी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल को मानेंगे तो उसमें प्राचीनता खो जाएगी। इस पद्धति का आंशिक उपयोग करके, आंशिक उपमूलादर्श प्रति यानी समान पूर्वज प्रतियों की, समान वंशज प्रतियों की पूर्वज प्रति का पाठ का निस्यंदन हो सकता है। यू कैन डिराइव अ टेक्स्ट ऑफ सब आर्चीटाइप। उपमूलादर्श प्रति का पाठ आप निकाल सकते हैं, वंशज प्रतियों में जो जो समान पाठ है उसको आप पूर्वज प्रति का कॉमन पाठ मान सकते हैं। वहां यानी वंश वृक्ष पद्धति में यह दृष्टिकोण आंशिकतया उपकारक होगा। ओके, सेकंड, द ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल। इस पद्धति में किसी भी ग्रंथ की उपलब्ध हो रही सभी पांडुलिपियों में से जो सबसे पुरानी पांडुलिपि होगी उसके पाठ का संपादन किया जाता है। इस पद्धति के पीछे ऐसा तर्क सन्निहित है कि प्राचीनतम पांडुलिपि में सुरक्षित रहे पाठ में कम अशुद्धियां होगी तथा वह प्रति मूल पाठ के नजदीक का पाठ देने वाली पांडुलिपि होगी। इसीलिए हम ओल्डेस्ट स्कूल को मानते हैं। किंतु यह बात सभी किस्सों में लागू नहीं होगी, क्योंकि मूल ग्रंथकार के और उपलब्ध प्राचीनतम पांडुलिपि के बीच में हो सकता है कि शताब्दियों का भी अंतर होगा। जैसे कि महाकवि भवभूति 8वीं शताब्दी में हुए और आज मिलने वाली पांडुलिपियां 200 साल से अधिक पुरानी नहीं है। उत्तर रामचरित हो, महावीर चरित हो या मलती माधव हो, तो 200 साल पहले की यानी 18वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई प्रतियां और 8वीं शताब्दी में खड़े रहे भवभूति, उनके बीच में 1000 वर्ष का अंतराल है। तो सबसे पुरानी 18वीं शताब्दी की या 17वीं शताब्दी की मिल गई कोई पांडुलिपि, तो उसके आधार पर यदि हम भवभूति का पाठ संपादन करेंगे तो भी हम सत्य के नजदीक नहीं जाएंगे। ऐसा प्राचीनतम पाठ का सहारा तभी लिया जाता है कि जब प्राप्त सभी पांडुलिपियों में केवल एवं केवल अनुलेखनीय संभावना वाला यानी केवल अशुद्धियों से भरा पाठ ही संचरित हो और सार्थक पाठांतर प्रायः न हो, तब ये ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल का विनियोग हो सकता है। जैसा ही आपके ध्यान में आए कि यहाँ लिपिकारों की अशुद्धियों का मामला कम है और मीनिंगफुल वेरिएंट का मामला ज्यादा है, तो आपको रुक जाना चाहिए। केवल ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट के आधार पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
तीसरा अभिगम, द बेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल, किसी भी ग्रंथ की उपलब्ध अनेक पांडुलिपियों में से जिसमें सुंदर हस्ताक्षर हो, कम अशुद्धियां हो और जिसमें बीच बीच में चित्रांकन भी हो, यानी अलंकृत कोई प्रति हो, उसी को आधार बनाकर जब पाठ संपादन किया जाता है तो उसे उत्तम पांडुलिपि को मानने वाला संप्रदाय कहा जाएगा। लेकिन जो प्रति बहिरंग से सुंदर हो, उसमें सही श्रद्धेय पाठ संचरित हुआ होगा, ऐसा मानना भी भ्रामक हो सकता है, मिसलीडिंग हो सकता है, गलत दिशा में ले जाएगा आपको, क्योंकि सुंदरता सत्यता का पर्याय नहीं है। सचित्र पांडुलिपियों का मूल्य कला जगत के इतिहास के साथ जुड़ा है। उस रूप में उस प्रति का मूल्य हो सकता है। इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, सचित्र पांडुलिपियों का मूल्य अलग रूप से होता है। कला जगत के इतिहास को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए उसका मूल्य बहुत है, लेकिन उसके संपादन के सिद्धांत भी भिन्न है। जो सचित्र नहीं है, कुछ अन्य दृष्टि से सुंदर है, तो ऐसी प्रति सही श्रद्धेय पाठ भी प्रस्तुत करेगी, ऐसा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। पद्धति, जिसको प्रतिलेखन पद्धति से पाठ संपादन कहा जाता है, उसका अवसर कहां पर है? द कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग मीन्स कॉडेक्स यूनिकम, यूनिकस। एक ही जब पांडुलिपि मिलती है, एकलौती पांडुलिपि जब मिलती है, जब किसी भी कृति का पाठ केवल एक ही पांडुलिपि में उपलब्ध हो रहा है, या कोई शिलालेख, स्तंभलेख है, ताम्रपत्र है, उस पर लिखा हुआ पाठ, उसकी दूसरी जोड़ कहीं से मिलती नहीं है। किसी ग्रंथकार का स्वहस्तलेख मिल जाए तो वो भी इकलौती पांडुलिपि बन गई। और कदाचित लघु चित्र वाली पांडुलिपि का पाठ भी हो सकता है। अब देखिए साइड में जो मैंने चित्र दिया है, इति श्री भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शनम। बाद में 11 लिखा है, 11वां अध्याय। सामने अर्जुन वंदन करता है और भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो ये विश्वरूप दर्शन दिखाने वाली सचित्र पांडुलिपि है, वो अपने आप में यूनिक होती है। तो ऐसी पांडुलिपियों का पाठ संपादन करना है तो वहां पर प्रतिलेखन पद्धति, यानी हूबहू आपको प्रतिलिपि तैयार करनी होगी। प्रत्येक अक्षर को, जिसमें प्रति अक्षर का सम्यक वाचन पहले होना चाहिए, डिसाइफरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर लेटर। प्रत्येक अक्षर को सही रूप में आपको पढ़ना है एवं उसका यथातथ निरूपण अपेक्षित है। स्तंभलेख, शिलालेख वगैरह में मूल में जैसा है उसका आपको यथातथ रूप में प्रतिलेखन करना है, यह अपेक्षित है। यदि कोई अक्षर लुप्त हो या विनष्ट हुआ हो तो पूर्वापर संदर्भ में सुसंगत हो, ऐसे कल्पित पाठ को कोष्ठक में आपको रखना होगा। इस कल्पित पाठ यानी पुनर्गठित पाठ को ब्रैकेट में डालना होगा, ताकि हमारे अनुगामी पाठक को समझ में आए कि ये पतित पाठ था, खंडित पाठ था, उसका पाठ संपादक ने अपनी ओर से पुनर्गठन किया है। सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट के संदर्भ में उपयुक्त होने वाली पद्धति है चौथी पद्धति, कॉपी टेक्स्ट एडिटिंग, प्रतिलेखन पद्धति। अब उसका थोड़ा विस्तार करना भी जरूरी है, जैसे कि एकल पांडुलिपि के संदर्भ में स्थितस्य गतिश्चिंतनीय, ये जो उक्ति हमारे बीच में प्रचलित है, उसका दो तरह से अर्थघटन लोग करते हैं, पाठ संपादक लोग। एक होते हैं रूढ़िवादी पाठ संपादक, दूसरे होते हैं उदारतावादी पाठ संपादक। दोनों कहते हैं कि हम स्थितस्य गतिश्चिंतनीय का ही परिपालन करते हैं, लेकिन
इस पंक्ति का इंटरप्रिटेशन उनके दिमाग में अलग अलग है। जैसे कि रूढ़िवादी पाठ संपादक कहते हैं, सोचते हैं कि बिंदुओं की लकीर दिखाकर उसका उपयोग करते खंडित पाठ को यथावत रखने के हम पक्ष में हैं। यानी हम खाना पूर्ति नहीं करेंगे, कल्पित पाठ का सुझाव नहीं देंगे। या कहीं पर दुर्बोध पाठ होगा तो फुटनोट में हम उस पर एक्सप्लेनेटरी नोट डालेंगे। अर्थघटन करने को ही वो प्राथम्य देना चाहते हैं कि दुर्बोध पाठ में से किसी तरह से अर्थ निकाल के बताओ कि ऐसा ऐसा कुछ कहना चाहता है। ये रूढ़िवादी पाठ संपादक है को व्याकरण या कोश की मदद से सुसंगत करके दिखाने में कौशल समझते हैं और परंपरागत पाठ की रक्षा ही पाठ की सेवा है, सही सेवा है, ऐसा मानते हैं। मतलब स्थितस्य गति ही समर्थनीय, जो है उसका समर्थन करो, ये उनका अप्रोच होता है। उनके प्रतिपक्ष में जो रूढ़िवादी लोग खड़े हैं, रूढ़िवादी पाठ संपादक है, वे कहते हैं असंबद्ध या दुर्बोध पाठ को हम असहनीय मानते हैं, उसको हटाना चाहिए, बदलना चाहिए। पूर्वापर संदर्भ में जो अनुकूल प्रतीत होता हो ऐसे कल्पित पाठ का सुझाव देना ही चाहिए, तभी आपने पाठ संपादन किया ऐसा कहा जाएगा। पुनर्गठन के ये पक्षपाती होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के पक्षपाती होते। इसी ढंग का कार्य, महनीय कार्य, नाट्यशास्त्र की अभिनव भारतीय टीका के संपादन में श्रद्धेय आचार्य विश्वेश्वर जी ने त्रुटित पाठ के पुनर्गठन को प्राधान्य दिया है और पूर्वापर संदर्भों के अनुकूल एवं स्वकल्पित नवीन शब्दों से लुप्तांश की पूर्ति करके दिखाई है उन्होंने। तो ये उदारतावादी लिबरल टेक्स्ट एडिटर माने जाते हैं। तो स्थितस्य गतिश्चिंतनीय, उसके दो अर्थघटन और दो तरह की सोच के साथ एकल पांडुलिपि का ये लोग संपादन करते हैं। अभी मैंने जिसका निर्देश किया, आचार्य विश्वेश्वर जी ने लुप्त पाठ का पुनर्गठन नवरचना कैसे की है। तो वडोदरा की आवृत्ति में मंगलाचरण का श्लोक छठे अध्याय में, नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय के आरंभ में कोई श्लोक मिलता नहीं है मंगलाचरण का, किंतु आचार्य विश्वेश्वर जी ने कहा कि अभिनव गुप्त ने अष्टमूर्ति शिव की एक एक मूर्ति को लेकर प्रत्येक अध्याय के आरंभ में उनको प्रणाम किए हैं। उस ढंग से देखा जाए तो 1 से लेकर 5 अध्यायों में क्रमशः धरणी रूपम ईश्वरम, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश रूपा शिव मूर्तियों को प्रणाम उन्होंने किए हैं। इन देवताओं का वर्णन हो चुका है। पृथ्वी जल तेज वायु सभी शिव स्वरूप है, कल्याणदायी है। अतः चंद्र सूर्य और आत्मा अष्टमूर्ति शिव जो है उसमें चंद्र सूर्य और आत्मा अभी अवशिष्ट है। अनुगामी अध्याय में उसका विनियोग होना चाहिए। अतः षष्ठ अध्याय के आरंभ में शिव की चंद्र रूपा मूर्ति को प्रणाम होना चाहिए, क्योंकि षष्ठ अध्याय में रस की रस निष्पत्ति की बात छेड़ी गई है, वो रसाध्याय है। तो चंद्रमा का रस के साथ, सोमरस के साथ सीधा संबंध है। इसलिए उन्होंने अपनी कल्पना से, अपने पांडित्य के बल पर छठे अध्याय का ऐसा मंगल श्लोक बनाया। आप्यायन्तीं जगत्कृत्स्नं प्रक्षरन्तीं रसामृतम् चंद्रमूर्तिं प्रभुर्वन्दे सरसाम सुमनोहराम। तो रसाध्याय के आरंभ में रसमयी अमृतमयी चंद्रमूर्ति को ही नमस्कार करना उचित है, ऐसा समझकर ये उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया है। ऐसे अभिनव गुप्त के पूर्व दृष्ट आशय को ध्यान में लेकर, पूर्व दृष्ट यानी 1 से 5 अध्याय में जो आशय दिखा है उनको देखकर उपर्युक्त नए मंगल श्लोक की रचना षष्ठाध्याय के आरंभ में उन्होंने की है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए लॉस्ट पोर्शन, ये उदारतावादी पाठ संपादक करते हैं। और हम जानते हैं कि अभिनव गुप्त की कमेंट्री जिसमें सुरक्षित है
वे भी इकलौती पांडुलिपि का ही उदाहरण है। कहने के लिए दो पांडुलिपि हैं, लेकिन एक में जो खंडित भाग है उसी स्थान पर दूसरी पांडुलिपि में भी खंडित पाठ है। यानी डिट्टो कॉपी वाली दो मलयालम लिपि में लिखी गई पांडुलिपियां मिली हैं। तो वो भी सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट वाली पांडुलिपि परंपरा हुई। उसका पाठ संपादन चाहे आप रूढ़िवादी परंपरा से कर लो या जैसे आचार्य विश्वेश्वर जी ने उदारतावादी पक्ष का अवलंबन करके किया है पाठ संपादन, उस रूप में आप करो। पांचवी पद्धति, उसमें दो बात करेंगे हम। आयुक्त मधुकर वृत्ति से पाठ संपादन करने की विचारधारा। द वर्ड इटसेल्फ इज ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इक्लेक्टिक टेक्स्ट एडिटिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। पांडुलिपियां शताधिक होने पर और सार्थक पाठांतर उपलब्ध होने पर मधुकर वृत्ति का आश्रय करना अनौचित्यपूर्ण लगता है। देखिए, 100 से अधिक पांडुलिपि आपके पास है और मीनिंगफुल वेरिएंट से भरी हुई है। तब आप अपनी रुचि के अनुसार जो अच्छे अच्छे पाठ हैं उसका ग्रहण करेंगे मधुकर वृत्ति से, तो वो मेथड ठीक नहीं लगती है। आपने गुणवत्ता सबर पाठ का स्वीकार किया, ठीक है, मान लिया, और सरल सुगम पाठ को छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया, ठीक है, लेकिन उसमें दोष क्या आएगा? तो पाठ संपादक की अपनी रुचि एवं अरुचि उसमें प्रतिबिंबित होगी। बहुत सारे पाठ वेद उपलब्ध थे, आपकी दृष्टि से आपने जिसको गुणवत्ता युक्त माना उसको आपने स्वीकार लिया। हो सकता है कि किसी दूसरे पाठक के दिमाग में कोई दूसरा पाठ अधिक गुणवत्ता युक्त लगेगा। तो पांडुलिपियों में संचरित पाठांतर एवं संपादित पाठ के बीच में आधुनिक संपादक आकर यहां खड़ा रह जाता है, वो काजी बनकर रहता है। यही अच्छा है। ये जो काजी बनने की बात है, एक और है मैन्युस्क्रिप्ट की ट्रेडिशन, और दूसरी ओर जो संपादित करके छपा हुआ पाठ हमारे पास आया, तो हम मानते हैं कि क्रिटिकल एडिशन है। लेकिन जब इक्लेक्टिक प्रिंसिपल से किसी आधुनिक मॉडर्न एडिटर ने काम किया होगा, तो वो मॉडर्न टेक्स्ट एडिटर स्वयं बीच में दीवार बन के खड़ा है। उसकी दृष्टि में जो गुणवत्ता युक्त था पाठ, उसको उन्होंने पुरस्कृत किया। वो जजमेंट लेकर आ गए आपके सामने, यही उचित है, यही मूल में लिखा होगा। तो ऐसा पाठ संपादन विवादास्पद बनता है कालांतर में, और सर्व स्वीकार्य कभी नहीं बनता है। उसका दोबारा काम करना पड़ता है। इक्लेक्टिक प्रिंसिपल से बने देवनागरी संस्करण अभिज्ञान शाकुंतलम या अभिज्ञान शकुंतलम मधुकर वृत्ति से बनाई गई शालेय आवृत्तियां मात्र हैं। ध्यान से सुनिए। सारे भारतवर्ष की सभी पाठशालाओं में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जो अभिज्ञान शाकुंतल की किताब हम पढ़ा रहे हैं, वो केवल शालेय आवृत्ति है, क्रिटिकल एडिशन नहीं है। 1842 में ऑटो बॉटलिंग ने कुल मिलाकर 12 पांडुलिपियां लेकर क्रिटिकल एडिशन बनाई थी 1842 में। बाद में मॉनियर विलियम्स है, उन्होंने 15 पांडुलिपि का विनियोग किया और कुछ कॉमेंट्रियां ले ली जो मिथिला की थी, शंकर की रसचंद्रिका वगैरह। उन्होंने 1855 में देवनागरी की क्रिटिकल एडिशन बनाई। उसके बाद 1898 में इंदौर के प्रोफेसर पी.एन. पाटणकर जी आए। उन्होंने दावा किया कि मैं द प्योरर टेक्स्ट, द प्योरर देवनागरी रिसेंशन ऑफ द विज्ञान शाकुंतलम, शुद्धतर पाठ में प्रस्तुत करता हूं, ऐसा दावा किया। अभी कैसे शुद्धतर पाठ बनाया, उसको जब उनकी प्रिफेस में पढ़ते तब मालूम होता है कि उनके हाथ में 1884 में काल बुरखड ने जो बुलर साहब की शारदा बुर्ज पत्र वाली पांडुलिपि थी, जिसका मैंने संपादन 2018 में किया, 192 नंबर की मैन्युस्क्रिप्ट, उस 192 नंबर की मैन्युस्क्रिप्ट का 1884 में रोमन स्क्रिप्ट में लिप्यंतरण किया था जो जर्मनी में छपा था, और उसकी एक प्रति ने पाटणकर जी को दी थी। तो शारदा पाठ को देखकर देवनागरी पाठ को शुद्ध किया, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा देवनागरी पाठ शुद्ध तरह है। लेकिन ये नहीं बताते कि उसमें कश्मीरी पाठ प्रतिबिंबित हो गए, मिक्सचर हो गया।
तो ये परिस्थिति है, इसलिए मैं उसको इक्लेक्टिक टेक्स्ट कहता हूं। मॉनियर विलियम्स की क्रिटिकल एडिशन भी सही अर्थ में देवनागरी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, मिथिला की रसचंद्रिका उनके हाथ में थी, यानी मैथिली पाठ को भी उन्होंने कंसीडर करके रख दिया। उस समय पर राघव भट्ट की देवनागरी टीका नहीं निकली थी, इसीलिए मॉनियर विलियम्स के काम में भी इक्लेक्टिक प्रिंसिपल पर अनजान में आ गए हैं। आगे चलकर M.R. काळे जी ने, शारदा रंजन राय जी ने, बड़े बड़े विद्वानों ने यह कार्य किया। 1898 में शारदा रंजन राय और 1908 में निकले काळे और राय का। उसके बाद 1880 में BHU के वाइस चांसलर डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री जी, ये बड़े बड़े नाम हैं। उन्होंने तो साहित्य अकादमी दिल्ली ने जब ये कार्य उनको सौंपा कि आप देवनागरी पाठ की समीक्षित आवृत्ति बनाओ, तो उन्होंने एक भी पांडुलिपि देखी नहीं, केवल पूर्व प्रकाशित अभिज्ञान शाकुंतल के पुस्तकों को लेकर उसको निकाल दिया। और बाद में जब रेवा प्रसाद द्विवेदी जी उस कार्य को उठाया 1986 में, बाद में 2008 में और बाद में 2017 तक, उन्होंने भी जो देवनागरी पाठ संपादित किया है उसमें भी ये मधुकर वृत्ति का आश्रयण किया है। साफ साफ उसमें उदाहरण मिलते हैं। ऐसे मधुकर वृत्ति से किए गए पाठ संपादन सर्व स्वीकार्य नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इदानीं कथमत प्रयोगमाश्रित्येन आराधयामः, वहां पर प्रकरणम ऐसा पाठभेद भी मिलता है, प्रयोगकरण भी मिलता है। और अभी अभी 2 दिन पहले मेरे हाथ में अड्यार लाइब्रेरी से एक देवनागरी पांडुलिपि आई, प्रकारम आश्रित्य, प्रयोग भी नहीं है, प्रकरण भी नहीं है, प्रयोगकरण भी नहीं है, प्रकार शब्द है। तो इन सब का मिक्सचर ये पुरोगामी जो भी हमारे शकुंतल के पाठ संपादक है उसके एडिशन में दिखाई पड़ते हैं। द्वितीय अंक की ये पंक्ति, आगामी चतुर्थ दिवसे पुत्र पिंड पालनो नाम प्रवृत्त पारणों में उपवासो भविष्यति, यह पाठ रेवा प्रसाद जी ने माना है, लेकिन उसमें प्रवृत्त पारण वो देवनागरी पाठ है, निर्वृत्त पारण वो दाक्षिणात्य पाठ है, लेकिन ये पुत्र पिंड पालन तो कश्मीरी और बंगाली का मिक्सचर है। तो पंडित जी ने विज्ञान शाकुंतल की जो बार बार संपादन करके आवृत्तियां निकाली है, उन सब में भी स्पष्ट रूप से आपको मैं ऐसे सम्मिश्रित पाठ को दिखा सकता हूं। इक्लेक्टिक प्रिंसिपल पर वो चल रहे हैं, मधुकर वृत्ति से पाठ संपादन करते हैं, जहां से जो पाठांतर मिल गया, अच्छा लगा, उसको डाल दिया, और बार बार वो बदलते भी रहते हैं अपनी अनुगामी आवृत्तियों में पाठ। उसी तरह से सम्मिलन दिन तावत बंधन कोशः, जो एब्सोल्युटली प्रक्षिप्त श्लोक है, ऐसे पाठ जो बंगाली और मैथिली वाचनाओं में चल रहे थे, उसको भी पंडित जी ने अपनी आवृत्ति में समाविष्ट कर लिए हैं। तो ये हुआ इक्लेक्टिक प्रिंसिपल से किया गया पाठ संपादन। ऐसा पाठ संपादन विवादास्पद भी होता है और कदापि सर्व स्वीकार्य नहीं बनता है, क्योंकि आपने मधुकर वृत्ति का आश्रयण किया। तो यह मधुकर वृत्ति कहां क्यों अनुचित है? तो जब एक कर्तृक रचना वाला काव्य होता है, कृत प्रकार का साहित्य जिसको मैंने कहा है, उसमें आधुनिक संपादक की अपनी रुचि अरुचि प्रतिबिंबित होती है। जब एक ही रचयिता है, कालिदास ने लिखा है, तो वहां पर बीच में आप काजी बनकर परंपरागत पाठ को छोड़कर अपनी रुचि से कहीं दूसरी परंपरा के पाठ भी दाखिल कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। उसी तरह से मधुकर वृत्ति कहाँ ठीक नहीं है? श्रुत प्रकार का जो साहित्य, बौद्ध त्रिपिटक हो या जैन आगम ग्रंथ हो, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय, तो वहां पर सांप्रदायिक अभिनिवेश बुद्धि प्रतिबिंबित होती है। आप उसी पाठ को ग्रहण करेंगे जो आपके संप्रदाय के अनुकूल होगा। तो ये मधुकर वृत्ति न कृत प्रकार के साहित्य के लिए योग्य है, न श्रुत प्रकार के साहित्य के लिए उपयोग करनी चाहिए। इन दोनों में स्वीकृत पाठ्यांश के प्राचीनतर या प्राचीनतम अंश खोजने का उपक्रम ही नहीं है। जहां से जो अच्छा मिला आपने ले लिया, आपने देखा नहीं कि ये पाठ आधुनिक है, मध्यकालिक है या प्राचीन काल का पाठ है।
आपकी दृष्टि समयानुक्रम पर है ही नहीं, क्योंकि आप केवल गुणवत्ता पर या सांप्रदायिक की मान्यता के अनुकूल क्या है उसी पर दृष्टि लगा के बैठे हैं। तो ये मधुकर वृत्ति से किया गया पाठ संपादन कृत प्रकार के साहित्य एवं श्रुत प्रकार के साहित्य के लिए योग्य नहीं है। इक्लेक्टिक प्रिंसिपल का एक दूसरा मतलब ये भी होता है संदोहन पद्धति, एब्स्ट्रैक्ट निकालना। तो सार्थक पाठांतर वाली शताधिक पांडुलिपियां होने पर संदोहन पद्धति उचित लगती है। बहुसंख्यक पांडुलिपियों का पाठ हम ग्राह्य मानते हैं, और जो अल्पसंख्यक पांडुलिपियों में मिलता है ऐसा पाठ भेद हम इसको अग्राह्य कहेंगे। तो इस तरह की यानी केवल संख्या बल पर आधारित हो ऐसा जो पाठ संपादन है वो भी पुनः विचारणीय है। इसका गुण पक्ष एक निश्चित है कि आप पांडुलिपि से ही पाठ लेकर आते हैं और मेजोरिटी का आपको समर्थन है, तो वस्तुलक्षिता है, ऑब्जेक्टिविटी इज देयर। किंतु दोष पक्ष क्या है? उसमें समयानुक्रम यानी प्राचीनतरता का विचार छूट जाता है। केवल पांडुलिपियों की संख्या पर आप बैठ गए हैं। तो ये पद्धति कहाँ उपयुक्त है? तो पहले कहा है मैंने आपको कि उपमूलादर्श प्रति के पाठ का निर्धारण करने के लिए तो थ द ध चार में क्या कॉमन पार्ट है उसको उठाकर हम क का पाठ बनाएंगे। उपमूलादर्श प्रति का सब आर्ची टाइप का पाठ जब निर्धारित करना हो तब यह संदोहन पद्धति ठीक लगती है। अब छठी पद्धति जिस पर कल मैंने बहुत विस्तार से कहा है, फिर भी प्रसंग के अनुरूप संक्षेप के साथ इस छठी पद्धति जो सबसे श्रेष्ठ है उसके बारे में भी दो शब्द कहना जरूरी है। ये वंशवृक्ष पद्धति स्टेमेटिक टेक्स्ट एडिटिंग से पाठ का संपादन करना, इसको दो भाग में विभक्त किया गया है। एक है लोअर क्रिटिसिज्म यानी प्राथमिक या निम्न स्तरीय पाठ समीक्षा, ह्यूरिस्टिक्स जिसमें अनुसंधान की प्रविधि होती है। उस प्रविधि के अंतर्गत कुल 5 चरण मैंने बताए हैं आपको, उस पर एक स्वतंत्र व्याख्यान हो चुका है। उसके बाद वाले व्याख्यान में मैंने रिसेंशियो एंड एमेंडिशियो पर यानी वंशवृक्ष पद्धति एवं वाचना निर्धारण की प्रविधि के बारे में बात कही है, और पाठ सुधारणा पूर्वक अधिक श्रद्धेय पाठ का संपादन कैसे करना वो बताया था। इतना हो जाने के बाद हायर क्रिटिसिज्म यानी उच्चतर पाठ समीक्षा शुरू होती है। दोनों में अंतर यही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर क्रिटिसिज्म? तो प्राथमिक यानी निम्न स्तरीय पाठ समीक्षा में केवल पांडुलिपि के साक्ष्य को ध्यान में लिया जाता है। आप दस्तावेजी प्रमाण पर निर्भर रहकर कार्य करते हैं, और जब उच्चतर समीक्षा करते हैं तो उसमें पांडुलिपियों के साक्ष्य से बाहर जाकर कुछ अन्य प्रमाण ले आते हैं। उपलब्ध पाठांतरों की तर्कनिष्ठ परीक्षा की जाती है तथा आंतरिक संभावना पर ज्यादा बल दिया जाता है। जैसे आपको मैंने कहा था कि ऑटोग्राफ तो नष्ट हो चुका है, कालग्रस्त है, और आज ये जो हरित वर्ण के पर्ण है वो एक्सटेंट मैन्यूस्क्रिप्ट उपलब्ध पांडुलिपियां हैं, उसके आधार पर आपको अतीत में पीछे हट करके जाना है कि एक ही ग्रंथ कितनी रिसेंशन में कितनी शाखाओं में विभक्त है, कितनी शाखाओं में उसके पाठ की रक्षा हुई है, उसका प्रवाह हुआ है। उस दोनों का मिलान करके दोनों में कौन प्राचीनतम है, इसमें आर्ष पाठ सुरक्षित है, इसमें लघु पाठ है, उस सबको देखते हुए आपको मूलादर्श प्रति के पाठ का यानी फर्स्ट कॉपी के पाठ का अनुसंधान करना है, उसकी अनुमान से पुनर्रचना करनी है अर्ची टाइप की, और उसके भी आगे ग्रंथकार का स्वहस्तलेख होगा जो कालग्रस्त है। तो ये प्रक्रिया वंशवृक्ष पद्धति की होती है जिसमें हम अतीत में जाते हैं, पीछे हट करके जाते हैं। तो शताधिक पांडुलिपियों के लिए वंशवृक्ष पद्धति में कंप्यूटर की क्या आवश्यकता, क्या भूमिका हो सकती है, क्योंकि हम अब नई हैं, 21वीं शताब्दी में कंप्यूटर का ये युग है। तो क्लासिकल टेक्स्ट एडिटर CTE, this software is costing about few hundred euros
दिस इज अ वेबसाइट collate.net, उस पर आप जाइए, वहां पर आपको कुछ सामग्री मिल सकती है, कोई प्रोग्राम मिल जाएगा आपको। दिस इज ए ऑनलाइन टूल फॉर कोलेशन, संतुलन पत्रिका का, जिसमें हम जो ट्री बनाते हैं, वंश वृक्ष बनाते हैं, उसको बनाने की मशीनी व्यवस्था आपको दी जाएगी। अथवा यू कैन यूज एक्सेल प्रोग्राम टू, जैसा मैंने 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था शाकुंतल का, जो मैंने किया है काम। तो एक्सेल शीट के आधार पर, मान लो आपके पास 100 यूरो नहीं है, खर्च नहीं करना है, तो आप एक्सेल शीट के आधार पर भी ये संतुलन पत्रिका बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अब लाख कॉलम है, लाख स्तंभ है और लाखों की संख्या में रो पंक्तियां हैं। तो जी चाहे इतने पाठ भी, जी चाहे इतनी पांडुलिपियां लेकर आप उसका संतुलन कर सकते हैं। सॉर्टिंग फिल्टरिंग इज ऑल्सो अवेलेबल इजीली। तो संतुलन पत्रिका बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का विनियोग अपेक्षित है, और हमारी नई पीढ़ी के छात्रों के लिए ये मैं सुझाव देता हूं कि अब कागज पर संतुलन पत्रिका बनाने का युग खत्म हो गया, पूर्ण हो गया। हमें आगे चलना है, आगे की दिशा में कैसा किया जा सकता है, उस पर सोच होनी चाहिए। निष्कर्षतः वंशवृक्ष पद्धति के गुण पक्ष में कहना होगा कि यह पद्धति पूर्ण रूप से दस्तावेजी है, यानी पांडुलिपियों के प्रमाण पर निर्भर है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आप चाहते हैं। वंश वृक्ष बनाने यानी पांडुलिपियों का आनुवंशिक संबंध सोचने से प्राचीनतर पाठ की खोज हो सकती है इस पद्धति में। ओल्डेस्ट टेक्स्ट में या बेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट स्कूल में या मेजोरिटी स्कूल में ये बात नहीं बन पाती है। किसी भी ग्रंथ की पाठ परंपराओं की वाचनाओं का निर्धारण एवं पाठ यात्रा खोजी जा सकती है। जर्नी ऑफ द टेक्स्ट, जो मैंने कल कहा था कि पांडुलिपियों का एक वंश वृक्ष होता है, एक दूसरा वंश वृक्ष वाचनाओं का होता है। ये वाचनाओं का जो वंश वृक्ष खोजने की बात है, उसमें जर्नी ऑफ द टेक्स्ट निश्चित होती है। किस कालखंड में कौन सा भाग जोड़ा गया, किस कालखंड में क्या परिवर्तन आए। तो आप एक ही ग्रंथ की विकास यात्रा या परिवर्तन यात्रा को खोज पाते हैं। ये वंश वृक्ष पद्धति में संभव है। संतुलन पत्रिका के आधार पर, कंपैरेटिव चार्ट के आधार पर यह काम हो सकता है। यहाँ पर पाठ संपादक की रुचि एवं अरुचि को कहीं पर भी स्थान नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या है, उसी के आधार पर आपको आगे बढ़ना है। यानी मैं मानता हूं, मुझे लगता है, ये अभिगम नहीं अंदर दाखिल होगा। आप बच के रहेंगे कि पांडुलिपि में है तो मैं उसको मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो इसमें तुलनात्मक दृष्टि है, ऐतिहासिक दृष्टि है और वस्तुलक्षिता भी अंतर्निहित है। इसीलिए ये वंशवृक्ष पद्धति बड़ी वर्णीय है, ग्राह्य है। अब तक जो भारत देश में चल रहा है, ये 6 पद्धतियों के आधार पर मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये पूरी पाठ संपादन की जो गतिविधियां मंथर गति से भी भले चल रही हो, लेकिन उसमें मैं एक नया विचार जोड़ना चाहता हूं। भारत की विद्वत मनीषा को मैं इस पर विचार करने का कह रहा हूं कि एक वेरियोरम एडिशन की कल्पना है, जिसको हमें साकार करनी चाहिए। ये वेरियोरम क्या है? वैरायटी ऑफ ऑल अवेलेबल वेरिएंट्स पाठांतर, उसको हमें एक साथ में उपलब्ध करवाना चाहिए। तो उपलब्ध सभी पाठांतरों का संग्रह करने वाली भी कोई एडिशन होनी चाहिए। ऐसा भी एक पाठ संपादन हम सोच सकते हैं। द कोलिशन ऑफ ऑल known variants of a text is referred to as a variorum, namely a work of textual criticism। ये भी पाठालोचना का ही एरिया है, whereby all variations and emendations are set side by side so that a reader can track how textual decisions have been made in the preparation of a text for publication। प्रकाशन से पहले कौन कौन से पाठांतर थे, कौन कौन से परिवर्तन हुए, कैसे कैसे टीकाकारों ने अमुक शब्द को समझाया, उस सब का आपको संग्रह प्रस्तुत कर देना है, ताकि पाठक की समझ में आ जाए कि इतनी सारी सामग्री देखने के बाद ये मेरे हाथ में कोई अधिकृत पाठ के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। तो वेरियोरम यानी उपलब्ध सभी पाठांतरों का सर्वग्राही महासंग्रह।
जिसमें पांडुलिपियों में संचरित हुए सभी पाठांतर, काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में या पूर्व पक्ष के रूप में उद्धृत अंशों में प्राप्त हो रहे पाठांतर का भी समावेश होगा तथा टीकाकारों के द्वारा निर्दिष्ट जो भी पाठ भेद होंगे उन सब को हम एक साथ में प्रस्तुत करेंगे। सर विलियम जोन्स, उनकी जब 1946 में द्विजन्म शताब्दी मनाने का अवसर आया, अब देखिए आजादी के ठीक एक वर्ष पहले की बात है, आजादी के अगला वर्ष, उस समय पर एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में हमारे भारतवर्ष के सभी बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए और केसी चट्टोपाध्याय जी, इलाहाबाद के प्रोफेसर, उनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई जिसमें एस.एम. कत्रे साहब भी थे, प्रोफेसर नाग वगैरह भी थे, पी.एल. वैद्य भी थे। तो उस समय पर एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में द्विजन्म शताब्दी मनाई कैसे जाए सर विलियम जोन्स की, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतल का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1789 में किया था। तो इस महाशय की द्विजन्म शताब्दी मनाने के लिए उन्होंने कहा था कि ए वेरियरम ऑफ अभिज्ञान शाकुंतलम तैयार करने का प्रस्ताव रखा कि एशियाटिक सोसाइटी को ऐसा करना चाहिए। लेकिन सातों कृतियों को क्रमशः लेकर बड़े बड़े वॉल्यूम बनाए। केवल मद्रास की मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, जो आज GOML के नाम से जानी जाती है और अन्ना सेंटेनरी बिल्डिंग में वो लाइब्रेरी को स्थानांतरित की गई है चेन्नई में, तो वहां पर GOML में आई हुई कालिदास की सभी पांडुलिपियां को लेकर ये विद्वान बैठ गए और कंप्लीट कलेक्शन ऑफ वेरियस रीडिंग्स उसको प्रस्तुत किया। वो ग्रंथ देखने लायक है, जो गूगल आर्काइव्स में उपलब्ध भी है। कालिदास लेक्सिकॉन बाय ए शार्फे 1954 में उन्होंने ये कार्य किया। इसमें देवनागरी एवं बंगाली वाचनाओं के पाठ में जो संस्कृत प्राकृत गद्य वाक्य है उनके पाठांतरों का संग्रह प्रस्तुत किया, क्योंकि उनके समय में कश्मीरी पाठ था, दक्षिणात्य पाठ नहीं था, मैथिली पाठ बाहर नहीं आया था। तो केवल देवनागरी वाचना और बंगाली वाचना के केवल गद्य वाक्य को, प्रोज डायलॉग को लेकर उनके पाठ भेद दिए गए और देवनागरी, दाक्षिणात्य, बंगाली, कश्मीरी वाचनाओं तथा अलंकार शास्त्र में प्राप्त होने पद्य यानी श्लोकबद्ध डायलॉग थे, उनके पाठांतरों को दिए गए हैं। तो ये भी एक तरह का वेरियरम बनाने का उपक्रम था। और अभी अभी मैंने जो अगस्त 2020 में मेरा एक वॉल्यूम बाहर आया है, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के द्वारा प्रकाशित है, जिसका नाम है अभिज्ञान शकुंतला नाटकस्य पंचरंगावृत्तया। इस एक वॉल्यूम में मैंने कश्मीरी के 7 अंक दिए हैं, मैथिली वाचना के 7 अंक है, बंगाली के 7 अंक है, दाक्षिणात्य के 7 अंक है, देवनागरी यानी 35 अंक तो ये प्रकाशित हुई वाचनाओं के दिए। और इन 5 का कंपैरेटिव स्टडी करके मैंने रिकंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट ऑफ अभिज्ञान शकुंतला भी 7 अंक की बनाई, यानी कुल मिलाकर 42 अंक वाला यह अभिज्ञान शकुंतला नाटक आज उपलब्ध है, जिसमें आपको इस नाटक के तमाम पाठांतर मिल जाएंगे। सभी पाठांतरों की एक ही स्थान में प्रस्तुति मैंने कर दी है और वो सर विलियम जोन्स को मैंने सादर समर्पित की है। उनकी द्विजन्म शताब्दी 230 वर्ष के बाद मैंने अपने तौर से मनाई है, जो आपकी सेवा में उपस्थित है। आप उसकी परीक्षा कीजिए, उसका अवलोकन कीजिए। आज के व्याख्यान की मंगल कामना इन शब्दों से मैं करूंगा। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। पांडुलिपि में उपलब्ध होने वाला एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र बनने की क्षमता न हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षर कहाँ का? पांडुलिपि में लिखा हुआ अक्षर, वो मंत्र बनने की ताकत वाला है। प्रत्येक अक्षर का मूल्य समझिए आप। नास्ति मूलम अनौषधम, और मूल रूप में सभी ग्रंथों का मूल कौन है हमारे लिए? पांडुलिपियां। वो औषध का काम करेगी, वो मूल पाठ तक पहुंचाएगी, कवि के अभिप्रेत पाठ को हमको सुझाएगी, समझाएगी। और मैंने आज 6 पद्धति आपको बताई। तो अयोग्या पद्धतिर्नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः,
6 तरह की पद्धतियां पाठ संपादन के लिए मैंने प्रस्तुत की। कब किसका कहां प्रयोग करना, उसका प्रयोगता दुर्लभ है। मैं चाहूंगा कि आप में से किसी को इस व्याख्यान के द्वारा प्रेरणा मिले और वो योजक बनकर, पाठ संपादक बनकर इस कार्य में लग जाए। आप सबको मेरा नमस्कार।